जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 29। भाई अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट दे दिया, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो टेस्ट की डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। तो अगर आपको फुल फ्लेज न्यूमेरिकल दे दिया था क्लास में, कराए बगैर मानता हूँ मैं, क्लास में को फुल फ्लेज ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किया था, लेकिन ठीक है थोड़ा तजर्बा किया था आप कैसा परफॉर्म करते हैं, तो करते हैं अब इस न्यूमेरिकल को फुल फ्लेज करते हैं। अच्छा यार, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हमारा आपको पता है, पेज 431 पे है। ठीक है, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में ना ब्रॉड हेडिंग्स मुझे बताओ क्या है। ब्रॉड हेडिंग्स, ब्रॉड हेडिंग्स पता है क्या है? ब्रॉड हेडिंग्स है हेड्स ऑफ इनकम, इसको छोड़ो, हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ये ब्रॉड हेडिंग्स है हमारे न्यूमेरिकल की। अब जब न्यूमेरिकल आएगा ना सर, प्लीज हमें ऐसा आपने बता दिया होता, हाँ मैंने फॉर्मेट समझाया था, थोड़ा सा आपको जरा थोड़ा टफ टाइम देना था टेस्ट में, ताकि आप जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। तो ये जो ब्रॉड हेडिंग्स है ना, ये सामने होनी चाहिए, फिर उस तरतीब से आपने अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना है पेपर में। ब्रॉड हेडिंग्स क्या है बोलो? हेड्स ऑफ इनकम, यानी जो जो हेड्स ऑफ इनकम आते जाएंगे ना, उन्हें ऊपर फेंकते रहोगे और डिडक्टेबल अलाउंस आरजी तौर पे इग्नोर करते रहोगे। हेड्स ऑफ इनकम को फेंकते रहोगे, डिडक्टेबल अलाउंस इग्नोर करते रहोगे। फिर आगे चलेंगे, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर चैप्टर 4 पे जाके टैक्स लगा देंगे, फिर टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम्स ऐड करेंगे। बाकी छोड़ें, बाकी आपको भी नहीं समझ आएगा। ये ब्रॉड हेडिंग्स है। अब मुझे ना न्यूमेरिकल के फेस से हेड्स ऑफ इनकम अलग करवा दो, डिडक्टेबल अलाउंसेस अलग करवा दो। तरतीब बताओ क्या क्या, मोटी मोटी क्या चीजें हैं? हेड्स ऑफ इनकम है ये, हेड्स ऑफ इनकम। ये क्या है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये क्या है? टैक्स क्रेडिट। और ये क्या है? टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ये चार ब्रॉड हेडिंग्स हैं। तो इन ब्रॉड हेडिंग्स को मैं देता रहता हूं ताकि मुझे ना पेपर में एक पैटर्न पता चल जाए क्या है। चलो जी शुरू करो। सैलरी एंड 4 मिलियन, ये क्या है जी? हेड्स ऑफ इनकम। हाँ, हेड ऑफ इनकम, ब्रॉड हेडिंग में दे रहा हूं, हेड ऑफ इनकम। ये माइंड में बेशक हेडिंग्स दे दें, हेड ऑफ इनकम। 5 years ago क्रिएटिव had purchased 20,000 shares of an unlisted public company। यार ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होती है? ये प्राइवेट होती है, ये प्राइवेट होती है। अच्छा, पहला मेरा सवाल, क्या सवाल में लिखा हुआ है कि इसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए? क्या सवाल में लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए? क्या सवाल के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि इसके शेयर जो हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट ने खरीदे हुए? क्या सवाल में लिखा हुआ है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। ये देखो यार, पब्लिक कंपनी तो कंपनी लॉ की नजर में होगी ना, हमारे लॉ की नजर में तो वो जो शराइत थी, मैं तो अल्लाह आपका भला करे, ये तो आपको बातें पता है कब पूछनी चाहिए थी कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है? जिस दिन मैं सवाल करवा रहा था कैपिटल गेन के चैप्टर का, सवाल पहला करवा रहा था, जिस दिन मैंने आपको सवाल कराया था कासिम वाला, शेयर्स ऑफ डी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, और मैंने इन सब के साथ लिखा था प्राइवेट कंपनी। ये तो सवाल आपको उस दिन पूछने चाहिए थे मेरे से। तो बाय डिफॉल्ट कुछ अज्यूम नहीं कर सकते आप। सवाल कह रहे हैं कि अनलिस्टेड है, तो मैं कैसे अज्यूम करूं कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? सवाल नहीं बता रहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं कैसे अज्यूम करूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने शेयर खरीदे हुए हैं? ये तो अजीब सी assumption है। कंपनीज के शेयर हुकूमतें कहां खरीदती हैं? हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं तो कंपनीज के शेयर खरीदती फिरें। तो कंपनीज, हुकूमत ने शेयर भी नहीं खरीदे हुए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं है। तो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा बताओ यार, ये भी हेड ऑफ इनकम बनेगा? अच्छा, सैलरी क्या है हेड ऑफ इनकम में? ये भी हेड ऑफ इनकम बनेगा, ठीक है जी। ये हेड ऑफ इनकम बन गया, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन ये हेड ऑफ इनकम में नॉर्मल टैक्स रिजीम बनेगा, सेपरेट ब्लॉक नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ही सोल्ड अ ज्वेलरी एट अ लॉस ऑफ 50,000, ये भी हेड ऑफ इनकम है। लॉस का करना क्या है मुझे अभी ना बताएं, ये भी हेड ऑफ इनकम है, ज्वेलरी, पर्सनल ज्वेलरी होगी। नेक्स्ट, ही वन अ कार इन अ कंपटीशन हेल्ड बाय स्टार मोटर्स लिमिटेड फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स सेल। ये चलो ठीक है, यहां तक यार छोड़ो, मैं ना यहां तक सॉल्व भी करता हूं, साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं साथ साथ, फिर एक ब्रेक लेके ना बाकी हेडिंग्स दे लेंगे। हाँ जी भाई, इनकम फ्रॉम सैलरी की जरूरत नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरी पर 4 लाख रुपए गिवन है तो उसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है। बताओ बंदे का नाम? मिस्टर क्रिएटिव। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर नहीं उसने दिया हुआ था।
यार सवाल में ना उसकी रिक्वायरमेंट है, बल्कि पहली लाइन पढ़ो। क्रिएटिव प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ड्यूरिंग लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर की डिटेल्स हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट टैक्स ईयर पता क्या होता है? आपका ये कोई साल है, इस साल में आप बिल्कुल यहां खड़े हैं और यहां खड़े होकर ना कह रहे हैं लेटेस्ट टैक्स ईयर। लेटेस्ट का मतलब है जो साल अभी भी खत्म हुआ है। तो असल में ना लेटेस्ट से मुराद हुआ करेगा करंट ईयर, जिसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। लेटेस्ट से मुराद हुआ करेगा करंट ईयर, जिसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। चलो जी बताओ जी, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 4 लाख है, मिलियन है? इनकम फ्रॉम सैलरी, ये न्यूमेरिकल का पहला पेज है जिसपे आप फेस नोट कर रहे हैं, इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है। चलें जी यार, अब एक सफा पूरा रजिस्टर का छोड़ दो। कितनी लाइनें होंगी पहले सफे पे रजिस्टर के? 20-25 लाइनें होंगी ना? तो मेरे ख्याल से आ जाएगा सारा। तो मैं अब वर्किंग शुरू करता हूं दूसरे सफे से रजिस्टर के। वर्किंग 1 पॉइंट बी पढ़े जी। 5 साल पहले क्रिएटिव ने बाय किए थे 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। उसने 20,000 शेयर बाय किए थे 10 ईच के। नहीं, 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी एट अ रेट ऑफ 140। बोलो परचेज कॉस्ट क्या है? परचेज कॉस्ट 10 रुपए है या परचेज कॉस्ट 140 है? एक्सेलेंट। 5 years ago क्रिएटिव हैड परचेज 20,000 शेयर्स फॉर ₹140। ये 10 रुपए फिर क्या होगी? उस शेयर्स के ऊपर ना फेस के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है जब पहली दफा शेयर लॉन्च होते हैं। तो छोड़ो पर इस 10 रुपए को क्या करना। 5 years ago क्रिएटिव हैड परचेज 20,000 शेयर्स फॉर 10 रुपए नहीं लिखा हुआ, 20,000 शेयर्स एट अ रेट ऑफ 140 पर शेयर। ठीक है, आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, यानी 4 साल पहले। समझने की कोशिश करो। मैं आपको बात बताऊं कि यार 5 साल पहले मैंने ये काम किया था और उसके 1 साल बाद मैंने ये काम किया था। इसका क्या मतलब है? आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन का मतलब वो अंडरलाइन करके लिखो। अगर हमारे साल में खड़े हैं तो 4 साल पहले। 4 साल पहले ही रिसीव्ड 8,000 बोनस शेयर्स। उसको कंपनी से बोनस शेयर मिले थे हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 142 पर शेयर। तो आपके क्या ख्याल से बोनस शेयर्स की फिर एज्यूम्ड कॉस्ट क्या लेंगे जो शेयर इसको मुफ्त में मिले कंपनी से? 142 जो उसकी फेयर वैल्यू उसकी एज्यूम्ड कॉस्ट बन जाएगी। तो बोलो 5 साल पहले मैंने शेयर खरीदे कितने रुपए के थे? 140 रुपए के, ये मेरी कॉस्ट थी। और फिर मुझे 8,000 शेयर मुफ्त में मिले, तो टोटल शेयर मेरे पास कितने होंगे इस वक्त? एक्सेलेंट, 28,000। लेकिन ये वाले जो 8,000 शेयर हैं, ये जिस दिन मुझे मिले उस दिन इनकी बाजार में कीमत क्या थी? ये मेरी एज्यूम्ड कॉस्ट होगी। तो 1 लिख लो अपने रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि आपके पास सफा तो ये है नहीं घर में, अगर प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकाला तो लिख लें 142 पर शेयर के ऊपर एज्यूम्ड कॉस्ट। रजिस्टर पे अपने लिख लें 142 इज एज्यूम्ड कॉस्ट ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर। इसी साल, ये जो भी साल है, जो ड्यूरिंग द करंट ईयर, या लेटेस्ट टैक्स ईयर से ना मुराद करंट ईयर है। ड्यूरिंग द करंट ईयर यानी जो साल अभी भी खत्म हुआ है, जिसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, इसलिए उसे करंट ईयर कहते हैं, हमारे न्यूमेरिकल का साल। ड्यूरिंग द करंट ईयर he sold 75% of bonus shares at a price of 145 per share। उसने बोनस शेयर्स बेचे हैं या उसने वो जो ओरिजिनल बाय किए हुए थे वो बेचे हैं? अच्छा मुझे बताओ, बोनस शेयर जो उसने बेचे हैं वो बोनस शेयर्स कितने थे? 8,000 में से 75% बोनस शेयर बेचे हैं। इसका मतलब है लिखो he sold 6,000 बोनस शेयर्स। तेरा कैलकुलेटर पकड़ो और 8,000 के ऊपर 75% लगाओ तो जवाब क्या आ रहा है? 6,000। तो 6,000 रुपया। क्लियर? 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 75% इज इक्वल टू, कोई जादू देखा तूने? पता ही नहीं चला क्या हुआ है। ये देख, इज इक्वल टू और हमने स्पेस दबाया। अच्छा, तो 8,000 इंटू 7, ये कौन सी एप्लीकेशन है? क्या है ये? वन नोट। बोलो, 1 रुपया, वन नोट। अच्छा, 8,000 75%, तो कितना आ गया मोहतरम? 6,000। चलो जी, पहले वाले 20,000 में से बेचे या बाद वाले 8,000 में से बेचे?
अच्छा जी, अब आप मुझे बता दो ये कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लेकिन पेपर में ना पूरा लिखना, इनकम ऑफ कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले हैं ये। फॉर्मूला क्या होता है गेन निकालने का? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, आदत डाल लो पहले क्वांटिटी लिखने की, पहले क्वांटिटी लिखने की। कितनी क्वांटिटी वाले शेयर बेचे? 6000। वो हमने मैंने निकाल लिया 6000। 8000 में से 75% बेचे, तो 6000 शेयर बेचे और इनटू ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन एंड बी इज द कॉस्ट। ये तरीका पड़ा था ना गेन निकालने का। बताओ जी कितने के बेचे ड्यूरिंग द लेटेस्ट 6 ईयर? ये वाली 140 तो इरेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि ये बेचे ही नहीं। ड्यूरिंग द लेटेस्ट 6 ईयर ही सोल्ड द शेयर्स फॉर 145, लेकिन कौन से वाले? 142 वाले। साढ़े 8000 नहीं बेचे, 75% बेचे हैं। कंसिडरेशन बोलो 145 और कॉस्ट बोलो। यार यही होता है ना, बचपन से आप ये पढ़े हो, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो आजकल मैट्रिक से पहले वाली किताबों में भी डलने लगी है चीज, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये क्वांटिटी आ गई, लेकिन एक चीज बता दो, होल्डिंग पीरियड ज्वेलरी में और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में देखना होता है, ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह में होल्डिंग पीरियड देखना होता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिजीम वाले हैं। मुझे बता दो क्या ये नॉर्मल रिजीम है? जी बिल्कुल नॉर्मल रिजीम है, इसलिए कि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर है। इस लफ्ज से धोखा नहीं खाना के लफ्ज पब्लिक लिखा हुआ है। तो बोलो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा, इसलिए गेन को क्या करेंगे से, क्योंकि 4 साल पहले खरीदे हुए ना। बताओ क्या जवाब आ रहा है फाइनल? 1350। चलो जी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ो। कैमरा उधर ना लेके जाओ, मैं जबानी पढ़ देता हूँ। आगे लिखा हुआ है बच्चों, ही सोल्ड अ ज्वेलरी एट अ लॉस ऑफ 50,000। उसने एक ज्वेलरी बेची है 50,000 के लॉस पे। तो याद रखना ज्वेलरी के ऊपर और पेंटिंग के ऊपर और रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये जो कैपिटल गेन के चैप्टर में पहला सवाल पढ़ा था ना, वो यही था। नेक्स्ट, अच्छा मैं ना उस वर्किंग को क्लोज कर रहा हूं। सर आप इस वर्किंग को क्लोज क्यों कर रहे हैं? हो सकता है यहाँ इनकम ऑफ कैपिटल गेन नॉर्मल रजीम में आगे जाके वो सवाल में पेंटिंग बेच दे, हो सकता है कुछ और बेच दे। अच्छा यार ठीक है बेच देगा, एक लाइन आप एहतियातन छोड़ देना, लेकिन पेपर में रीडिंग टाइम भी तो दिया होता है ना, थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है बंदे को किस इनकम में कितनी कितनी चीजें आ रही हैं। जैसे कल हमने सैलरी का सवाल शुरू किया था, तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने 4-5 लाइनें की थी, अब तो क्लास खत्म हो गई थी, पता नहीं इनकम सैलरी में आगे कितनी लाइनें आनी थी। लेकिन अगर ये सवाल आपने रीडिंग टाइम में पढ़ा होगा तो कैपिटल गेन में और कोई चीजें नहीं आ रही, बस इसको क्लोज करो। अगर आपको डर है कि एंड में कोई चीज मुझे याद आ जानी है तो फिर एक लाइन एक्स्ट्रा डाल के छोड़ दो बस। लेकिन मैं, हाँ और क्या आ रहा है? प्लॉट है ना यार, प्लॉट तो नॉर्मल रिजीम में नहीं जाएगा ना, नॉर्मल रिजीम में नहीं जाएगा। 13,500 इनकम फ्रॉम, मैं मुझे तो पता है, मैं घर से सवाल पढ़ के आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आगे कैपिटल गेन इनकम कोई नहीं है, इसलिए मुझे तो यहां लिखने दो इनकम कैपिटल गेन 13,500। जल्दी फेस पे लेके जाना यार। चलिए इधर आए। He won a car in a competition held by Sitara Motor Limited for promotion of its sale. The fair market value of car was 850. तो कोई कंपनी सेल प्रमोशन के लिए गाड़ियां दे रही थी, इसको गाड़ी मिल गई। जब वो चैप्टर आ जाए मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा। ये वाला है पेज नंबर, चलो ठीक है छोड़ो, मिल गया। पेज नंबर 237 पॉइंट एच पढ़ो, आखिरी लाइन। प्राइस ऑफर्ड
बाय कंपनीज, काट दिया मैंने गलती से, प्राइस ऑफर्ड बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन ऑफ सेल, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। पूरा लिखा करें। कार वन, आगे क्या है? कार वन, चलो 8,50,000। पेपर में ऐसे ना लिखना कार वन फ्रॉम से स्टार मोटर्स, इस तरह भी इतना सा भी लिख देना, थोड़ा सी इंग्लिश जरूर लिखा करो। हाँ ठीक है, चलेंगे आगे पढ़े। रिसीव अ कैश लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने लोन लिया है कैश में फ्रॉम हिज फ्रेंड। ये देखो लोन, पेज पे बहुत ही गंद मारा हुआ है हमने, पेज 238, लोन, लोन अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक अगर आप ले लें तो ये मोहतरम चला जाता है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कितना? मुझे तो इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे व्हाइट कलर की कैरम बोर्ड की गीटियां हैं, ब्लू कलर की गीटियां हैं, ब्लैक कलर की गीटियां हैं। गीटियों को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग? अच्छा, तो ये गुम गई हैं, तो हमें अब मिल रही हैं तो रेलेवेंट जगह पे फेंकते जा रहे हैं। तो एक एक इनकम है, हेड्स तो हमारे वही हैं पुराने वाले, जो जो चीज जहां मिलती जा रही है वहां ढूंढ ढूंढ के क्लासिफाई करते जा रहे हैं। चलो जी आगे चलो। यार ये भी हेड ऑफ इनकम था डी में, ये ई भी हेड ऑफ इनकम था, एफ भी हेड ऑफ इनकम है, लेकिन मेरे भाई एफ में हेड ऑफ इनकम भी है और याद कराना एंड पे प्लस टी डॉट सी टैक्स क्रेडिट भी है। बिजनेस इनकम ऑफ 7 लाख फ्रॉम जापान वेयर ही पेड फॉरेन टैक्स ऑफ 1,20,000। ये कौन सी इनकम है? इसके लिए वर्किंग की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट फेस पे फेंके, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन कौन सी? फॉरेन सोर्स। एंड पे याद कराना, इस पे टैक्स माफ करेंगे, कितनी? 7 लाख। ये टैक्स को क्या करना है यार, एंड में देखेंगे। मैं जरा हाईलाइट करके ना इसे छोड़ के जा रहा हूं, हाईलाइट मैंने अपने याद करने के लिए कर दिया ताकि ये एंड पे याद रहे। पढ़ो यार आगे पॉइंट जी, बड़ा मजे का था। ये इनकम प्रॉपर्टी है, ये भी हेड ऑफ इनकम है लेकिन सेपरेट ब्लॉक है। अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव हैड बीन लीज्ड आउट बाय हिम, किराए पे दे दिया गया। अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव हैड बीन लीज्ड आउट बाय हिम एट अ मंथली रेंट ऑफ 50,000। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर। यार ये साल का एंड नहीं होगा, ये 6 महीने का एंड होगा। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर, मिस्टर क्रिएटिव रिफ्यूज टू रिन्यू द लीज इन स्पाइट ऑफ, किराएदार ने ऑफर की है कि मैं रिन्यू कर दे, प्लीज रिन्यू कर दो लीज को आफ्टर इंक्रीजिंग द रेंट बाय 10%। पुराना किराएदार जो दिसंबर तक रहा है, दिसंबर तक याद रखना 31 दिसंबर लिखा हुआ, तो 31 दिसंबर तक भी 6 महीने बनते हैं, क्योंकि आपको पता है सवालों में हमारा टैक्स जुलाई में शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पुराना किराएदार मिन्नतें कर रहे हैं के लिए, खुदा के लिए किराया 10% बढ़ा के ले लो, मुझे इस घर से ना निकालो। इधर पढ़ें, क्रिएटिव रिफ्यूज्ड, चल जा, निकल जा मेरे घर से। प्यार से बोला गया, क्या हो गया भाई, नरम लहजा अल्लाह को पसंद है। जाएं भाई प्लीज, निकल जाए मेरे, निकल जाए मेरे घर से। ही रिटर्न, और ये पकड़े अपना नॉन एडजस्टेबल एडवांस, 3 लाख किराएदार को वापस कर दिया, विच आर 2 इयर्स अगो, जो 2 साल पहले तुमने मुझे दिया था। ये पकड़ो अपने पैसे, जाओ यार, जान छोड़ो, तंग किया हुआ है। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज्ड टू कजन। अच्छा, चाचू के बेटे ने अब घर में आना है,
द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज टू कजन विदाउट एनी, अच्छा ओए होए होए यार देखो कितने में, ठीक है रिश्तेदारी है भाई, अच्छी बात है, विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 48,000, उससे मंथली किराया 48,000 ले रहा है। इमीडिएटली लीज का क्या मतलब है, लिखो यकम जनवरी 31 दिसंबर को निकाला पुराने को, और यकम जनवरी को नए को एंटर भी करा दिया, तो यकम जनवरी पूरा, फरवरी सीरियस हो जाए, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, कितने महीने बने, 6 महीने बने। तो पुराना किराएदार कितने किराए पे रहा, और नया किराएदार 48,000। क्लियर। और अच्छा इसका क्या करना है, पहले ये डिसाइड कर लो यार, ये जो नॉन एडजस्टेबल पुराने को वापस किया, नए से तो लिया नहीं, पुराने को जो 3 लाख वापस किया उसका क्या करना है। हो गाइस बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, गाइस से मुराद होते GUY। पढ़ो जी। यार क्या वक्त था, आप आए थे, आपको कहा था यार हेड्स ऑफ इनकम शुरू करने हैं, इनकम प्रॉपर्टी का पहला हेड है, आप लोग बड़े शौक अच्छा यार रेंट की डेफिनेशन याद कर रहे थे, फिर एक वक्त आया कैपिटल गेन गुजर गया, अदर सोर्स गुजर गया, टैक्स क्रेडिट गुजर गया, टैक्स क्रेडिट का चैप्टर तो रो रहा है मुझे याद कर लो खुदा के लिए, मैंने पेपर में आ जाना है, और अब सैलरी के चैप्टर में हम पहुंचे खड़े हैं। और भाई इसी तरह एक दिन जो है वो सेल्स टैक्स भी खत्म हो जाना है, पढ़ पढ़ा के खुदा के लिए अपने पांव पे कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा इज द केस में भी ना मारें, और पेंडिंग लेक्चर्स कवर करें। 16 का 3, 16 का 2, जा 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 जा। नया आ तो रहे लेकिन नया पैसे नहीं ला रहा, नया आ तो रहे ये पैसे नहीं, वेर एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल रिफंडेड बाय द मालिक टू द किराएदार, तो नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी एलोकेटेड टू द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड। अब जिस साल आपने उस पुराने को पैसे वापस कर दिए हैं उस साल इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा। वापस आ जाए भाई जितने अच्छा भाई आप बताओ पहले 6 महीने का किराया पुराने, अच्छा नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का तो कुछ नहीं करना ना, इसको खत्म करो, 9 लाख रुपए, इसको खत्म करके पहले फेस पे ले आओ, अगर फेस पे नहीं लाना साथ साथ ना लें, अगर आपको डर है नीचे भी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही होगी तो फेस पे फ्रेंड पे ले आइएगा, इनकम अदर सोर्स वर्किंग टू। चलें जी आगे बढ़े। सेपरेट ब्लॉक, बाय डिफॉल्ट आपने सेपरेट ब्लॉक एज्यूम करना है। अच्छा जी, ओल्ड टेनेंट के 6 मंथ्स 50,000, जरब 6 मंथ्स 3 लाख। यार ये कैलकुलेशन ना सारी देख लेना, ऐसा ना हो कोई एक फिगर आउट हो फिर आगे सब कुछ हिल जाना है। ओल्ड टेनेंट का नॉन एडजस्टेबल एडवांस, नो पोर्शन विल बी एडेड इन द ईयर इन विच इट इज रिफंडेड, यहां तक नोट करें फिर आगे मैं चलता हूं। अच्छा इधर आओ अब, यार मुझे ये बताओ कि ये जो पुराना बंदा है ये कजन है या ये कोई अनजान होगा, ये पुराना बंदा है ये कजन है या ये अनजान होगा, अनजान होगा ना, अनजान ने पहले 6 महीने का किराया कितना दिया 50,000, वो कहते हैं अब लीज रिन्यू करा लो दोबारा, यानी मुझे किराए पे दे दो यकम जनवरी से, लेकिन आप मेरे से किराया 10% ज्यादा ले लेना, यानी 55 ले लेना। तो आपको एक फीलिंग नहीं आ रही कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में एक बंदा है जो कि अनजान बंदा है, वो 55,000 देने को तैयार है, उसके बावजूद मैंने कजन को 48,000 पे दिया, तो अल्लाह भला करे आई कैप का, तो आई कैप ने इस 55,000 को फेयर मार्केट रेंट एज्यूम किया है, और मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी अजीब अजम्पशन है, शायद हकीकत भी यही है कि दूसरा बंदा अनजान है, वो 55,000 दे रहा है, तो फेयर मार्केट में ही 55,000 मिल रहा होगा ना, वो पागल है वरना 55,000 आपको देता, तो दूसरा बंदा 55,000 आपको देने को तैयार है, लेकिन आप उसके बावजूद कजन को 48,000 दे रहे हो, तो अब भाई हायर ऑफ को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ा था रेंट इज एक्चुअल और फेयर मार्केट, विच एवर इज हायर इज एडेड इन इनकम। उसने ना
यकम जनवरी से ऑनवर्ड्स कहा है कि मेरे से 55 ले लो। जब लीज खत्म हो रही है और रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे से 55 ले लो। न्यू टेनेंट के 6 months हायर ऑफ एक्चुअल, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का महीना बन रहा है, और फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट वैल्यू कर दो, फेयर मार्केट रेंट अच्छा लफ्ज़ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट कर लो। फेयर मार्केट रेंट 55,000 आया है, वो जो 10% 50,000 का ना लगा के। अब बता दो दोनों का टोटल करके हायर ले जाऊं या डायरेक्ट ही हायर ले जाऊं? डायरेक्ट ही हायर ले जाता हूँ। 55,000 वाला ही हायर आएगा, 3,30,000। करने दे नोट्स। लें जी इधर, बस आगे तो इसने अगली बातें शुरू कर दी। सोल्ड अ प्लॉट, इसको छोड़ो। अच्छा जी, क्या जवाब आया? 6,000 लेस रिपेयर अलाउंस। बोलो 1/5 करो, 1/5 करो। हाथ कांपने क्यों नहीं लग गए ये करते हुए? ऊपर हेडिंग दे दी है सेपरेट ब्लॉक। खुदा का खौफ करो यार, जाने दो यार, ऐसी बातें ना किया करो। ऊपर हेडिंग दे दी ना सेपरेट ब्लॉक, इसलिए रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं होगा। वैसे सवाल में रिपेयर ना भी दियो तो रिपेयर अलाउंस माइनस करना जरूरी होता है, लेकिन प्लीज वो तब होता है जब आपकी नॉर्मल टैक्सी में, तो सेपरेट ब्लॉक है। बस ठीक है, इससे क्लोज करें। तो 1/5 रिपेयर ना भी दियो तो भी आपने 1/5 करना होता है, लेकिन प्लीज तब जब नॉर्मल रिजीम में। हम तो है ही नहीं नॉर्मल रिजीम में, तो सेपरेट ब्लॉक में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक जी 6 लाख कर दो। चलें आगे बढ़े। पॉइंट एच, he sold a plot for 35 लाख रुपए, ये सेल प्राइस हो गई, which was inherited from his dad 8 months back. Holding period 8 months, less than 1 year. Fair market value of the plot at the time of inheritance was 15 लाख। डालो जी, ये सोल्ड प्लॉट बताओ क्या है? सोल्ड प्लॉट है, सोल्ड प्लॉट का मतलब है सोल्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी हेड ऑफ इनकम है और ये सेपरेट ब्लॉक है। सोल्ड अ प्लॉट अगर आपको याद ना आवे तो आप कैपिटल गेन के चैप्टर में तशरीफ ले आए। कैपिटल गेन के चैप्टर में, हाँ ये पेज 221, वेयर द, ये देखना पॉइंट 3 है, गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद प्लॉट भी मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ है प्लॉट। वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो फिर खाली ए ही गेन होगा, कोई 3/4 या 1/2 करने की जरूरत नहीं है। जी ये कौन सी इनकम है? वर्किंग फॉर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बोलो गेन ऑन प्लॉट। इनकम कैपिटल गेन का नाम भी होना चाहिए यार, सेपरेट ब्लॉक। सिक्योरिटीज भी तो होती है ना, तो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक लिख लो, फिर बाद में समझ नहीं आना। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक।
जी गेन ऑन प्लॉट बोलो। 35 लाख माइनस 15 लाख, 2 मिलियन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेपरेट ब्लॉक। जी कितना? 2 मिलियन। नोट करें। चलें जी आगे चलें। पॉइंट नंबर आए। अच्छा यार पॉइंट आई पे ना अभी थोड़ा सा ज्यादा लंबी बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल याद करा देना। एक दो ऐसे आई के आपने पंगा ले लिया था। ये जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये सिक्योरिटीज होती हैं। सिक्योरिटीज होती हैं, असल में ये पब्लिक कंपनी के शेयर्स ही होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स टाइप की चीज होती है। तो कल इस पे बात कर लेंगे, जरा याद करा देना। पता नहीं आप याद कराओगे आप या नहीं। ही रिडीम्ड, या रिडीम्ड होता है सोल्ड। रिडीम्ड होता है सोल्ड। ही सोल्ड 4000 यूनिट्स। यूनिट से मुराद होते हैं शेयर्स। रिडीम का मतलब सोल्ड, यूनिट से मुराद शेयर्स। He sold 4000 shares of an open and mutual fund at 58.6. These units were purchased 15 months back at 50 per unit. बोलो जी यार इसको छोड़ दो प्लीज। ये देखो, ये देखना, इसको जरा छोड़ दो। स्काई ब्लू में ऊपर भी हमने 1,20,000 छोड़ा हुआ है, इसको भी जरा छोड़ दो। तो बस मुझे गेन निकलवा दो। 58.6 माइनस 50, वर्किंग 5। इनकम फ्रॉम, यार एक चीज अगर मैं आपसे बात करूं, चलो ठीक है जाने दो। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सिक्योरिटीज। हाँ सही कह रहे हो आप, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। जी गेन बोलो। ना 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 यार आदत डालना, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, ये आदत डालो। पढ़ो जी। ही सोल्ड 4000 यूनिट्स, सेल 58.6, कॉस्ट 50। इसमें होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, इसमें नहीं होता वो ना, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह और उन पे होता है। जी बोलो। 34,400 चेक करें कैलकुलेशन यार भाई आप, अभी तक सारी सही है। चलो ठीक है, ये वाली नहीं चेक किया आपने, उधर ही रखें। चलें जी आगे आ जाए। यार अब आपने ना मुझे ये चीजें बतानी है। ये भी हेड ऑफ इनकम था, अभी तक तो हेड ऑफ इनकम ने जान ली हुई थी। अब आपने मुझे चीजें बतानी है। डोनेशन ऑफ 70,000 वाज पेड टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होगा यानी अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हमने पढ़ी थी ना टैक्स राइट्स के चैप्टर में, फर्स्ट पेज पे। ये देखो, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। असल में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि अप्रूव होती हैं। तो नींद आ रही है आपको? अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो अप्रूव्ड मींस अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यार इसको ना मैं अभी पेंडिंग पे डाल रहा हूं। इस पे हमने देने हैं टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन
61। चलो जी, के पढ़ो। क्रिएटिव कंट्रीब्यूटेड 8,90,000 इन एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये अप्रूव्ड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन इसने डाली है अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। ही कंट्रीब्यूटेड 8,90,000 इन एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये देखो टेक्स्ट राइट्स का चैप्टर, ये कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। तो ये सेक्शन 63 वाला टेक्स्ट राइट है। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पैसे डाले हैं। एम्प्लॉय कहां मेरे ध्यान में आ गया, सैलरी का चैप्टर कल पढ़ा रहे थे, दिमाग पे चढ़ा हुआ है। इस बंदे ने, इस पर्सन ने अपनी जेब से पैसे डाले हैं, इस पे से मिलेगा टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। चलें जी आगे। डोनेशन ऑफ 50,000 was paid to charitable institution listed in second schedule of income tax ordinance। ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी है जो कि सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। ये देखो जी, देखो 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 देखो, ये पेज 71, ये रस लिखा है ना, सेकेंड शेड्यूल। इनको हमने डोनेशन दे दिया, तो क्या अलाउ होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। तो ब्रॉड हेडिंग क्या दे दूं एल के साथ? बोलो। चलो जी आगे चलो। ही पेड 1,05,000 है ज़कात अंडर ज़कात एंड ऑर्डिनेंस। बोलो ये ज़कात क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। चलें जी, अब आप मुझे बता दें यार कि ये ना आई में जो मैंने स्काई ब्लू किया हुआ इसको छोड़ें। ये जो अब मैं स्काई ब्लू कर रहा हूं ना, और फिर मैं ये ग्रीन कर रहा हूं। अच्छा, ये एक स्काई ब्लू जरा इग्नोर कर दें, इसको मैं मिटा देता हूं। यार ये स्काई ब्लू वाले पहले देने हैं या ग्रीन वाले पहले देने हैं? स्काई ब्लू ऊपर एक फॉरेन टैक्स रेट पड़ा हुआ है और नीचे स्काई ब्लू में चैरिटी वाला टैक्स पड़ा हुआ है और ये वाला पड़ा हुआ है और फिर ग्रीन वाले पड़े हुए हैं। पहले डिडक्टेबल अलाउंस देने हैं और फिर आपने टैक्स रेट्स देने हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तो करो जी, बिस्मिल्लाह पढ़े। बताओ जी इसकी टोटल इनकम। चेक करो, चेक करो। क्या वो रह गया? ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी भाई सेपरेट ब्लॉक है। हाँ एक्सेलेंट, बोलो जी। 34,400। हाँ जी, 8277,900। ठीक है जी, ये आ गई टोटल इनकम लेकिन हमें तो टोटल इनकम भी चाहिए। ये तो अभी टोटल इनकम आई है। लेस में बता दो किन किन के सेपरेट रेट है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको टैक्स प्रैक्टिशनर बन गए हो आज? इसके सेपरेट रेट है, इसके सेपरेट रेट है और इसके सेपरेट रेट है, यानी कि इनकम प्रॉपर्टी। और ये 3 सेपरेट ब्लॉक इनकम है हमारे सिलेबस में। घर किराए पे देना, प्रॉपर्टी का बेचना और सिक्योरिटीज का बेचना, 3 सेपरेट ब्लॉक इनकम है हमारे सिलेबस में, तीनों आ गए इधर। तो ऐसे करते हैं, पहले ना नाम नहीं लिखते, पहले जरा इनकम्स लिख लेते हैं। 6,30,000, 2 मिलियन और 34,400। चलें इसका नाम बताएं। अब मैं शॉर्ट करके क्या लिख रहा हूं, इनकम प्रॉपर्टी जो सेपरेट ब्लॉक थी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो कि डिस्पोजल थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की,
सेपरेट ब्लॉक, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो कि सिक्योरिटीज थी, सेपरेट ब्लॉक। चलो जी, आप बताओ टोटल इनकम जी। 5613,500। कैलकुलेशंस मुझे चेक करने की जरूरत तो नहीं, मैं भी लाया हूँ घर से कैलकुलेटर। आप आगे डिडक्टेबल अलाउंस निकाल लो अगर आपके पास टाइम है तो। पहले ज़कात माइनस कर दो, बाद में वो माइनस कर देना। ऊपर से कोई कैलकुलेशन में एरर ना हो, वो मुझे नहीं पता। सही होगी वैसे यार। सही है। चलो जी, आ जाओ इधर। अच्छा, इसमें ना पहले ज़कात माइनस कर दिया करो। कोई लॉ ने प्रायोरिटी तो नहीं दी हुई, ज़कात पहले माइनस कर दिया करो, फिर अगर कोई और डिडक्टेबल अलाउंस हो वो माइनस कर दिया करो। अब जरा न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे जाके ना नजर मार लो यार, क्या हो रहा है। देखो, हेड ऑफ इनकम्स की इनकम्स आ गई, टोटल इनकम आ गई, सेपरेट ब्लॉक माइनस हो गई। अब ज़कात माइनस कर दो, बाद में कोई इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, बच्चों की तालीम का खर्चा है, या कोई वो सेकंड शेड्यूल डोनेशन है, पहले ज़कात माइनस कर देते हैं जी। भाई मजबूरी है यार एक ते, अब ना मैं वर्किंग्स मिटानी पड़ेंगी मुझे, फिर जगह नहीं बची मेरे पास। वो लोग कहते हैं दिल में जगह होनी चाहिए, अब नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं है तो दिल में निकाल भी लें तो क्या करें फिर, यहाँ तो मिटाना ही पड़ेगा। हाँ जी बोलो यार। वैसे ना आपने रजिस्टर पे यही लिखना है लेस ज़कात, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ। यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम बात को। लेस ज़कात, प्लीज प्लीज आपने यही लिखना है, लेस ज़कात। कितनी है ज़कात? दिखा दो यार कैमरे में एक दफा इधर, भाई कैमरे में दिखा दो उधर एक दफा। 105,000। चलो आ जाओ वापस, और उधर ही रहो अभी। देखें जी, पॉइंट एल में आ रहा है डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस आ रहा है एक और, डोनेशन ऑफ 50,000 वाज पेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसका यार रूल रिवाइज कर लेते हैं, भूल ना गया हो। बोलो। Good. A donation will be allowed as deduction at lower of actual amount of donation या 30% of taxable income in case of individual, creative individual है। अच्छा लाइन इधर, ज़कात वही माइनस करके ना फिर इनकम निकालो एक दफा। टोटल इनकम 5613,500 माइनस ज़कात 5508,500। अच्छा, इस तरह के कोई न्यूमेरिकल्स मैं अभी और नहीं करवा रहा, ये इंशाल्लाह टेस्टों में देके डिस्कस करते रहेंगे। आप खुद कोशिश करें जान मारने की। मैं न्यूमेरिकल्स जब करवाना शुरू करूंगा जब मैं सैलरी का चैप्टर मुकम्मल कर लूंगा, तो फिर सैलरी का चैप्टर बीच में डाल के न्यूमेरिकल कराएंगे। पेपर में जो न्यूमेरिकल आता है ना, आमतौर पर वैसे ये होता है, ज्यादा बात नहीं करा अक्सर, कि 60-70% सैलरी की एडजस्टमेंट्स होती हैं, 30-40% बाकी हेड मिक्स हो जाते हैं। फिर सैलरी का चैप्टर एक बिग चैप्टर है, उस पर आराम से 10-15 दिन लगने हैं। सैलरी का चैप्टर आपने शुरू कर दिया, हमने साथ साथ करना है आपने। अच्छा, लेस ज़कात, लेस डिडक्टेबल अलाउंस, अंडर सेक्शन नहीं है, अंडर सेकंड शेड्यूल, ये लिखना तो लिख लो, अंडर सेकंड शेड्यूल। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट अगर आपके जहन में है तो यही फॉर्मेट चल रहा है। टोटल इनकम से ज़कात माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे। लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन कितनी है, या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या टैक्सेबल इनकम तो अब अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम टोटल इनकम में से जो ज़कात माइनस होगी है उसके बाद वाली फिगर ही ले लो। अब और क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम तो हमने एंड पे निकालनी है, अब वो अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन ना टोटल इनकम ना पकड़ो, इस फिगर को पकड़ लो, 30% ऑफ 5508,500 जी, 1652,550 बस बहरहाल 50,000 लोअर आ जाएगा, 50,000 लोअर आ जाएगा जी। बोलो 5,58,500
टैक्सेबल इनकम कितनी? 5458,500। अब आपने जाना है सैर करने। ये मेरा लफ्ज याद रखना, सैर करने जाना होता है टैक्स निकालना है चैप्टर 4 में। अब आपने जाना है सैर करने, लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, सैर करने से पहले डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर जाना। सैर करने से पहले डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर जाना। अब आपने जाना है सैर करने, तो टैक्स निकालने, पकड़ो यार कैलकुलेटर। अच्छा 5 और 5 500 मल्टीप्लाइड बाय करो 75%, ये जवाब आ रहा है 4093875। ये जो 4093875 है, तो 4093875 सैलरी से कम है। तो जब सैलरी से कम है तो बोलो कौन से वाला टेबल लगेगा? जी बिल्कुल, तो लगवाओ। 75% लेके सैलरी से कंपेयर किया तो सैलरी कम आई। जी टेबल कौन सा? टेबल 1। कितने कितनी है इनकम? 5.4 मिलियन। ये 5.4 मिलियन सीरियल 7 में गिरेगी जी। 6,20,000 प्लस। अच्छा टैक्स के साथ क्या लिखूं? नॉर्मल टैक्स रेजिम, लेकिन ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है अभी टैक्स रेट माइनस नहीं हुए। जी बोलो। 6,20,000 प्लस 30% ऑफ 1,45,8,500। तो सर ये टोटल आ जाता है 1,057,550। 1,057,550। चलो जी नोट करो। ये एक्सीडिंग 5 मिलियन में था, एक्सीडिंग 4 मिलियन में था। चलो आगे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाएं, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाएं। हिम्मत करें, हिम्मत हौसला, बात खत्म होने की तरफ जा रही है, बल्कि बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाएं। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एनटीआर की निकल आई। अब क्या माइनस करना है? फॉरेन टैक्स रेट, फिर सेक्शन 61 से 63 तक। चलें जी लेस कराएं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वर्किंग करनी है वर्किंग कर लो, फेस पे करना है फेस पे कर लो, मर्जी है। वर्किंग 6 फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ। बताओ जी फॉरेन कंट्री में टैक्स कितना पे किया? वो जो स्काई ब्लू में छोड़ा हुआ था हमने, 1,20,000। ये देखो 1,20,000 फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया, 1,20,000। या अगली बार गौर से देखना, अगली बार गौर से देखना, अगर ये टैक्स इस इनकम पे है तो बताओ फॉरेन इनकम पे कितना बनता है? याद है पाकिस्तानी टैक्स जो एवरेज रेट पे निकालते थे, वो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश लिखी हुई थी, फॉरेन टैक्स रेट सेक्शन 103 में। अगर ये टैक्स इस इनकम पे है तो बताओ 7 लाख, 7 लाख नहीं 9 लाख, 7 लाख, तो बताओ 7 लाख पे कितना बनता है? तो 1057,550 अगर टैक्स है किस पे? 5458,500, तो बताऊं कि टैक्स 7 लाख पे कितना बनता है? जी क्या आ रहा है? 135621 प्लीज कंफर्म। 135621 चलें जी नोट करें 135621।
चलें जी आगे। लेस नहीं, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल याद है? इथोपिया का सुना है कभी क्लास में मेरे से? कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल याद है? फॉरेन टैक्स रेट माइनस करके जो फिगर आएगी फिर ना आपने अगले टैक्स रेट निकालने हैं। फॉर्मेट देख लो ना अमेरिकन का, कहां खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में घूमते घूमते आप जो है ऐसे समंदर में चले जाओ जिसमें आगे सिर्फ खाइयां। तो ये ना इसको साथ रखें अपने। ऐसे ना हो कि हम पढ़े हो यार इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से नहीं नहीं, कहीं से किधर से उधर नहीं जाते। ये देखो फॉरेन टैक्स रेट है, फिर 61 से 63 वाला। बताओ कितना है? 921,929. यार ये लोअर, यार लोअर 1 लाख वीजा नहीं था? Yes, sir. ओ भाई ये क्या करा दिया है? लोअर 1,20,000 था। चलो 935. ओ तो क्या सोया हुआ है? 1,20,000 और 135621 में लोअर 1,20,000। अच्छा बोलो 937,550. 937,550। अब ये बच्चे 1 मिनट घर में परेशान रहे होंगे, सल पिछले 1 मिनट से परेशान रहे होंगे। चलो जी 937,550। अब कौन कौन से टैक्स क्रेडिट देने हैं? ये 104,555. ये भी गलत आ रहा है। Yes, sir. बोलो 104. कोई नहीं भाई, रिलैक्स करो, कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है, इंसान है। 1057550 माइनस 1,20,000 ना यार 3,937,550 आ रहा है। देखना कैलकुलेटर पे लिख 1057550 माइनस 1,20,000 937,550। क्या गलती हो रही थी हैं? पता चल गई अपनी गलती। 937,550। चलें जी अब टैक्स क्रेडिट निकाल के दें मुझे। किस किस पे? अंडर सेक्शन 61, अंडर सेक्शन 63 वर्किंग कर लें। वर्किंग नंबर 7 और वर्किंग नंबर 8। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61। ये सारी चीजें ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में कराई नहीं थी, लेकिन आज जरा इकट्ठी हो रही हैं। ए ओवर बी इंटू सी। ए बोलो, ए ना आपने ध्यान रखना ये वाला टैक्स लेना है 93,550 डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 5458 500। टैक्सेबल इनकम तो यही है ना, एंड सी इज लोअर ऑफ। चलो जी सवाल में आओ। एक्चुअल डोनेशन बताओ कितनी है? डोनेशन ऑफ 70,000 वाज पेड टू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। लोअर ऑफ 70,000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम? वो तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना यार। लोअर क्या आएगा? 70,000। जवाब बताओ। 12023। ये क्या आ गया? टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 12023। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें, आगे चलें। वर्किंग एज टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63 ए ओवर बी इंटू सी वेयर ए इज वही 937 डबल, मैं नोट करने का टाइम देता हूं भाई 1 मिनट। 548500 और सी एस लोअर ऑफ। इधर आओ पॉइंट के 8,90,000 एक्चुअल है। अब वो 41 साल से ऊपर उम्र वाली बात तो छोड़ो परे ना, वैसे भी करंट टैक्स ईयर 2021 का ही शायद सवाल होगा। तो सी इज लोअर ऑफ 8,90,000 या 20% ऑफ, ये सफा बता दो जहां लिखा हुआ है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम है 5458,500। बताओ कितना आ रहा है 5458,500 का 20%? 10,91700 लोअर 890,000 आ रहा है। पे 66 पे है ये सेक्शन 63। ठीक है जवाब बता दो। 152,813. कितना? 152,813. 152,813।
चलें जी, यहां तक नोट कर लें भाई, बी क्विक भाई, जल्दी करें, यहां तक नोट कर लें। ये किधर है वर्किंग? 1 2 3 क्यों नहीं की? अच्छा चलो, 1 2 3 वर्किंग। चलिए जल्दी नोट करें हजरात। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत। ठहरो ठहरो, चेक कर लेते हैं यार क्या हो गया। 937550 डिवाइडेड बाय 5458500 मल्टीप्लाइड बाय 70,000 इज इक्वल टू 12023। ठीक है, 937550 डिवाइडेड बाय 5458500 मल्टीप्लाइड बाय 890,000 इज इक्वल टू 152,866। 152,866 ना कराया करो ये ऐसा, 152,866। ये आप गए हो ना, गड़बड़ होनी शुरू हो गया। अच्छा 152,866। चलो यार शुक्र है, साथ साथ सही होती जा रही है, बजाय के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहा होता। ये तो सारे ही आगे न्यूमेरिकल। अच्छा इसमें यार एक बात याद रखना भाई, आप भी सुन लो, इसमें एक बात याद रखना, अगर किसी की ये 6,30,000 गलत है ना, ये मिसाल दे रहा हूं, ये 6,30,000 गलत है और आगे सारा सही है, तो इसको 25 नंबर का पेपर है तो 24 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इसका एक नंबर कटेगा, आगे सारी कैलकुलेशन इसकी आएगी, आप सही मार्क करेगा। क्यों गलत क्यों होगी? वो टोटल इनकम तो इस वजह से गलत आई है ना, टैक्सेबल इनकम तो कॉन्सेप्ट के मार्क्स हैं, आगे मार्क्स कैरी गलती कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं होती है। तो अगर आपकी ये फिगर गलत है 6,30,000, तो टोटल इनकम के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, टैक्सेबल इनकम के पूरे मार्क्स मिलेंगे, टैक्स के पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ जी, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आ जाओ यार, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से जुड़े रहो। बोलो टैक्स क्रेडिट हमने दे दिया, कोई नहीं यार, अब 5-7 मिनट ऊपर लग जाए, अब क्या हो सकता है, सवाल खत्म करने खोला हुआ है। टैक्स क्रेडिट दे दिया सेक्शन 61 63 का, अब क्या आ गया, नेट टैक्स लाइबिलिटी। अभी एनटी आ रही है, अभी सेपरेट ब्लॉक के टैक्स हमने नहीं निकाले। ओके टैक्स एनटीआर, लेकिन मैं इसको नेट कह सकता हूं क्योंकि इसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस हो गया। जी बोलो 772,661 ठीक है। अब आखिरी चीज रहेगी यार, हमारी किताब में 3 टेबल अलग हैं चैप्टर 4 से, उन्हें खोलना है बस, फिर न्यूमेरिकल खत्म। 3 टेबल अलग हैं चैप्टर 4 से, उन्हें खोलना है। बताओ अब ऐड कौन सा वाला टैक्स करें? हमें क्यों निकाला? तुम्हें इसलिए निकाला था कि तुम्हें प्रोटोकॉल एंड पे देना था, जब सारे लोग खाना खा के चले जाएंगे फिर तुम्हें हम बुलाएंगे अगर कुछ बचा हुआ तो। अब इन तीनों को बुला लें। टैक्स ऑन, बोलो, सेपरेट ब्लॉक इनकम्स कौन कौन सी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अब टेबल खोलने पड़ेंगे बार बार। चलो जी यार, मैं नहीं टेबल खोल रहा। इनकम प्रॉपर्टी में बताओ कितनी है? 6,30,000। तो ये मुझे दे दो ना, ये मुझे दे दो, आप बुक रखो। इनकम प्रॉपर्टी कितनी है बोलो? 6,30,000। 6,30,000 इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो बोलो कि सीरियल में गिर रही है, सीरियल 3 में। तो बताएं जी क्या टैक्स बनेगा? 20,000 जमा 10% ऑफ, यार आप सही कैलकुलेशन करवाना, 10% ऑफ 30,000। जी बोलो 23,000। ये 6,30,000 रुपए पकड़ा। चलो जी, अब से डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 मिलियन, उसका टेबल खोलो, पेज बताओ किताब का। डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन के चैप्टर का दूसरा सफा। तो गेन कितना है? 2 मिलियन। 2 मिलियन कैपिटल गेन के चैप्टर का दूसरा सफा। क्या 2 मिलियन 5 मिलियन से? ओ ज्यादा है, कम है?
तो 2.5% टैक्स रेट है, शायद आपको याद है रेट, 2.5% टैक्स रेट है। तो बोलो 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, 221 पेज पे टेबल दिया हुआ है जी, 50,000। चलो जी आगे, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज का गेन कितना है 34,400, उसका तो 15% रेट है ना। वो पेज खोलो सिक्योरिटीज वाला, वहां वो अब डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई, तो 1 जुलाई 16 के बाद ही होगी जी। बोलो 34400 हाँ जी 5160। असल में आज हमने न्यूमेरिकल लेंथी क्यों हो गया, आज हमने ऐसे बंदे पे हाथ डाल दिया जो सैलरी भी कमा रहा था, कैपिटल गेन भी कमा रहा था, सिक्योरिटीज भी कमा रहा था, और वो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कर रहा था, और साथ साथ वो बंदा फॉरेन सोर्स इनकम भी कमा रहा था और चैरिटियां भी दे रहा था। इस बंदे पे हमने हाथ डाल दिया जिसकी वजह से हम फंसे हुए। फंसे नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, खत्म हो गया बात। बताओ यार इसका टैक्स, यार तीनों को जमा ना करना और फटा पड़ना है, चारों को जमा कर दो, चारों को जमा कर दो इकट्ठा। हाँ 850,821 चारों को कर दिया जमा। चलें भाई, आखिरी बात हिम्मत से हौसले से सुननी है और कल याद करानी है, डिस्कस करेंगे। आखिरी बात हिम्मत हौसले से सुननी है और कल याद करानी है, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन हमारी रह गई है। ये बात है हिम्मत और हौसले वाली। हिम्मतें जवाब नहीं देंगी, हिम्मतें मर्दा मदद। अच्छा पॉइंट एफ नहीं, आई नहीं था यार, हाँ आए था, आए बोला करो, बड़े हो गए हो, बोलो आए, बैठे, आए और बैठे। मिस्टर क्रिएटिव हैड क्लेम्ड अ टैक्स क्रेडिट ऑफ 40,000 ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। इस पे इसका टैक्स माफ हुआ था, 15 महीने के अंदर अंदर बेच दिया है, 24 महीने के अंदर बेचना जुर्म है। सेक्शन 62 में लिखा हुआ था 24 महीने में बेचना जुर्म है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस 11th आवर के ऊपर मैं आपको ये चीज समझाऊं तो फिलहाल सिर्फ मेरे कहने पे ना ये 40,000 रुपया न्यूमेरिकल पे एंड पे ऐड कर दें, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। बस ऐड करा दें, इतनी सी जहमत करा दें, ऐड करा दें टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड। बाकी आपके जहनों में आ रहा होगा शराइत क्या है, किस कंपनी का क्रेडिट डिसअलाउ होगा, वो इंशाल्लाह सारा बात करेंगे। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने इस बारे में मेरे से कोई सवाल नहीं पूछने। टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड सेक्शन 62 कितना 40,000 890। इतना लंबा काम करके हमने क्रिएटिव का 8,90,000 इमरान खान को दे दे। ये सारा काम करने के क्रिएटिव से कितने पैसे लेंगे? ढेर सारे। कितने पैसे लेंगे क्रिएटिव से ये सारा काम करने के? तब देखेंगे। आप कितने लोगे? 8,90,000 उसका टैक्स है, कितने लोगे पैसे उससे? कितनी फीस लोगे? कम से कम 5 लाख लेंगे। जूते मारेगा तुम्हें, कम से कम 5 लुट मची हुई है तो 5 लाख रुपया तुम्हें फीस देता है। 15-20 हजार में आजकल लोग बना देते हैं ये टैक्स कैलकुलेशन। वो चला जाएगा किसी बीकॉम के पास, उसे बनवा लेगा फिर। ओके चलो जी, खत्म हुई बात। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं उसी जज्बे और जोश के साथ। आज ज्यादा टाइम ले लिया माजरत, कल इंशाल्लाह पूरा टाइम लेंगे। कल ये कंपनसेशन नहीं होगी, 10 मिनट ज्यादा हो गए थे तो कल 10 मिनट कम हो जाए। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम।